it likes to describe itself as the biggest car brand you've never heard of. ये BYD चाइना के ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी जिसने पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया। Chinese automaker BYD is zipping ahead in the global race to make cheaper electric vehicles. While the US is trying everything it can to keep the rising brand out of the market, BYD is flooding global markets with its EVs. जी हाँ, ये वही BYD है जिसने अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया तक के ब्रांड्स को जैसे कि टेस्ला इन सब की नींदें उड़ा दी। BYD, the world's largest EV manufacturer. How did they get there? And can they stay on top? Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? We will see a big race between BYD and Tesla in the next 3 to 4 years. If Tesla had not had price cuts of 20 to 30%, they probably would have actually had sales drop last year. BYD is so much ahead of Tesla in China, it's like it's almost ridiculous. क्योंकि ये BYD जिस कंट्री में भी जाती है उस कंपनी के ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक ह्यूज प्रॉफिट अपने अंदर संभाल लेती है। मतलब कि इसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं और बाकी कंट्री की तमाम कंपनीज की जो सेल्स हैं वो डिक्रीज। तो BYD को अमेरिका में भी बैन इसीलिए किया जा रहा है कि ये टेस्ला के कंपटीटर के तौर पर सामने आ रही है और टेस्ला की जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसी की वजह से डिक्रीज हो गई और अब ये BYD पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। Chinese electric vehicle manufacturer BYD has announced plans to establish a car production plant in Karachi, Pakistan, marking its entry into the Pakistani market. This strategic move will be bolstered by a partnership with Mega Motors, a unit of Pakistan's largest private utility company. The company also plans to set up flagship stores and experience centers in Karachi, Lahore and Islamabad. The new plant, scheduled to commence operations in 2026, will not only produce BYD's electric vehicles but also help improve Pakistan's charging infrastructure with fast charging stations planned across major cities and highways. तो ये BYD का एग्रीमेंट हुआ है मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ BYD का मुआहदा हुआ तो इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ही नहीं। तो आज इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो ये BYD के काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल के अलावा बैटरीज भी बनाती हैं और काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, लेकिन ये BYD अपनी EV मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से फेमस होना स्टार्ट हुई। ओ सॉरी, ये वीडियो तो हबको के एनालिसिस की है, इसमें BYD और मेगा मोटर्स कहाँ से आ गए, तो इस वीडियो में यही तो ट्विस्ट है। तो चलिए इस ट्विस्ट को मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ। बेसिकली हबको की वेबसाइट पर ऑफिशियल पर आ गया हूँ मैं, तो यहाँ पर हबको के मैं बिजनेसेस पर चला जाता हूँ। अब हबको के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ तो आपने सुनी होंगी कि गवर्नमेंट ने हब पावर के साथ अपना जो एग्रीमेंट है वो खत्म कर दिया है। विफाकी काबीना ने 5 IPPs के मुआहदे मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। 5 IPPs हैं जिसमें हबको है, राव सच है, राल पीर है, सबा है, अटलस पावर प्लांट्स हैं। इनके मायदे जो है वो टर्मिनेट करने की मंजूरी दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके प्लांट शट डाउन होने के बावजूद, इसका एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद इसकी जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज हुई, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इसकी EPS भी इंक्रीज हुई। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है, इसका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ, इसकी सेल्स कितनी इंक्रीज हुई पिछले सालों की निस्बत जब एग्रीमेंट था, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बिजनेसेस की बात करूँ आपको। जिस तरह हर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है, हर कंपनी का एक गोल होता है कि वो जिस फील्ड में काम कर रही है वो उससे ज़्यादा फील्ड्स में भी अपने आप को, अपने जो पाँव है वो फैलाए। तो वो हबको का भी यही सीन था। तो हबको का जो हब पावर कंपनी जनरेशन है उसके पावर जनरेशन तो थी इसकी, तो ये हबको ने अपना जो पावर इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, जो कि नागरवाल एनर्जी लिमिटेड, इसी तरह हिलारैब एनर्जी लिमिटेड, ये ऐसे पावर प्लांट्स जो है, पावर जनरेटिंग प्लांट्स जो है इस्टेब्लिश किए। अब यहाँ पर उसके साथ ही जो ये कंपनी है हब पावर ने, इसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी कदम रख लिया, जो कि प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी थी। तो उसके बाद इसने माइनिंग में भी कदम रख लिया, माइनिंग में भी कदम रखा कि सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी भी बन गई। तो उसके बाद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज में भी ये कंपनी आ गई, हब पावर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, जो कि एक्टिवली इंगेज करती है बिजनेस ऑफ ऑपरेशंस को एंड मेंटेनेंस को। और इसके बाद इस पॉइंट पर आपका थोड़ा सा ट्विस्ट क्लियर होने जा रहा है, जो कि ऑटोमोटिव कंपनी भी इस कंपनी ने हबको ने बना ली, जो कि है मेगा मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या आप समझे? तो ये मेगा मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ये जो है इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी डिटेल में बताया गया है, इन जून 2024 हबको थ्रू इट्स होली ओन सब्सिडी HPHL एंड इट्स एसोसिएटेड कंपनी मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
एंटर्ड इन अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो हबको की कंपनी है उसने HPHL और इससे एसोसिएटेड जो मेगा मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है इसके साथ मिलकर एक न्यू फील्ड में कदम रख लिया जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV व्हीकल्स विद BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड इन पाकिस्तान। मतलब कि BYD के साथ मेगा मोटर्स मिलकर पाकिस्तान में EV मीन के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर समझे कि BYD मेगा मोटर्स के साथ एग्रीमेंट करके पाकिस्तान में अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। यहाँ पर असेंबलिंग होगी, सेलिंग होगी, सब कुछ होगा। तो ये मेगा मोटर्स एक कंपनी है हबको की। तो हबको को इससे कितना फायदा होने वाला है ये देखते हैं। तो PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम इसकी प्रोफाइल देखते हैं और यहाँ पर बताता चलूँ कि PSX की ये प्रोफाइल देखने के साथ ही हम जो एग्रीमेंट्स हुए हैं BYD के मेगा मोटर्स के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो किस हद तक आगे चल चुके हैं और कहाँ तक इन्होंने एस्टेब्लिश करनी है और अपनी जो कंपनीज हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करेंगे ये। एंड इसके अबाउट ऑल न्यूज़ हम अभी कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम हब पावर कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं। बेसिकली इसका इस टाइम शेयर 112 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो ये 112 रुपये पर जो शेयर ट्रेड कर रहा है इसकी अगर आप 3 साल की हिस्ट्री देखें तो बेसिकली इसकी सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से ये इसके प्रॉफिट में चली गई और इस स्टॉक का जो मतलब हाईएस्ट रहा वो तकरीबन 165 रुपये तक रहा। तो अब ये कंपनी थोड़ा लो आ गई इसी वजह से कि इसका जो एग्रीमेंट था गवर्नमेंट के साथ वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर ईयर टू डेट चेंज, 1 ईयर चेंज ये भी आपके सामने है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसकी आपके सामने है कि 75% इसका फ्री फ्लोट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर 145 अरब जो इसका मार्केट कैपिटल है। हम मेन चीज़ पर आते हैं कि इसकी क्वार्टर वाइज और एनुअल वाइज सेल्स पर। बेसिकली अगर सेल्स को देखें हम 2021 में 32 अरब की सेल्स जो कि इंक्रीज़ होकर 2022 में 62 अरब की हो गई और 2023 में जो सेल्स डिक्रीज़ हो गई 44 अरब। लेकिन अगर 2022 से 2023 का प्रॉफिट देखें, सेल्स तो डिक्रीज़ हुई लेकिन प्रॉफिट तकरीबन 40 to 45% इंक्रीज़ हुआ। और इसी तरह अगर 2024 की सेल्स पर चले जाएँ 2024 की सेल्स जो है 2023 की निस्बत और कम हो गई, लेकिन जो 2023 की निस्बत जो प्रॉफिट है 2024 का वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जो कि 30 अरब से तकरीबन 33 अरब तक आ गया। तो इन सालों में अगर अर्निंग पर शेयर आप देखो तो 2021 में 16 थी, 2022 में अगेन 16 और 2023 में 23 हो गई जो कि 2024 में बढ़कर 26 तक आ गई। अगर हम इसको क्वार्टर वाइज देख लें तो अगर पिछले तीनों क्वार्टर्स के हिसाब से आप फर्स्ट क्वार्टर 2025 का देखें तो तीनों क्वार्टर्स की निस्बत जो सेल्स हैं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर की वो इंक्रीज़ हुई और उसी से ही जो इसका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हुआ और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 6 रही। मतलब कि कंपनी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इसी तरह अगर हम इसके नीचे आकर इसकी बाकी डिटेल्स पर आ जाएं, इसके पे आउट्स देख लें तो यहाँ पर 2024 में ये कंपनी ने 3 दफ़ा पे आउट दिया, एक दफ़ा 40%, एक दफ़ा 25% और एक दफ़ा 85%, जो कि काफ़ी अच्छा पे आउट रहा है इसके स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर आएंगे, इसके रिपोर्ट्स देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे और फिर कंपनी को जज करेंगे। ये हम आगे हैं हबको की एनुअल रिपोर्ट पर जो कि एनुअल रिपोर्ट 2024 की है। तो इस एनुअल रिपोर्ट में हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर कंपनी की प्रोफाइल आ गई है। तो ये कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं। सिंस 1997 हबको हैज़ बीन लीडिंग एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की, नो डाउट कि ये लार्जेस्ट है। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, IPP है, जो कि मतलब इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। और यहाँ पर ये इन्होंने जो इंस्टॉल किया हुआ है जनरेशन कैपेसिटी जो इनकी है वो 3581 मेगावाट है, जो कि इनकी स्टार्ट तकरीबन 1200 समथिंग जो मेगावाट है उससे स्टार्ट हुई थी, जो कि वाइल एडहरिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इससे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट नहीं होते। तो ये मतलब एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट इनका ओवरव्यू है कि ये कंपनी अपनी ओवरव्यू में बताती है कि ये कंपनी आगे जो नेशन को, पाकिस्तान के इकोनॉमी को, अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे इम्प्रूव करना चाहती है। जो पाकिस्तान की नेशन है उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू देना चाहती है, मतलब कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो इसी तरह अगर हम नीचे चले जाएँ तो कंपनी का विजन और मिशन आ जाता है। तो कंपनी का विजन बेसिकली फ्यूलिंग लाइव्स थ्रू एनर्जी, मतलब कि अब लाइव्स में जो सपोर्ट करना है एनर्जी के थ्रू। तो यहाँ पर मिशन है, जो कि इनका मिशन है कि ये एक रिलायबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकें, अपनी कंट्री के लिए एक खिदमत के तौर पर ऑपरेट कर सकें, जो कि उसके स्टेक होल्डर और लोकल कम्युनिटी के लिए भी अच्छी हो। तो यहाँ पर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन आते होंगे। अब उस क्वेश्चन सबसे मेन जो है वो ये होगा कि कंपनी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है और कंपनी ने इसके साथ जो मुआहदा ख़त्म कर दिया है, तो अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी, अब इसकी सेल्स कहाँ जाएंगी?
तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाता चाहूँगा। इनकी सब्सिडीज़ की बात करते हैं जो कि अभी हमने की थी। तो इनकी सब्सिडीज़ में हबको पावर होल्डिंग्स लिमिटेड है, हबको जो हब पावर सर्विसेज लिमिटेड है, इसी तरह इसकी जो सब्सिडीज़ हैं और इसके एसोसिएट्स को अगर हम देखें, चाइना हब पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और इसी तरह है थलनोवा पावर थर प्राइवेट लिमिटेड। अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ है, मतलब कि चाइना के साथ है ऑलरेडी एक कंपनी के साथ इनका मुआहदा जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अगेन ये दूसरी कंपनी के साथ, चाइना की BYD कंपनी के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। तो होप्स ये एग्रीमेंट आगे तक चलेगा और एग्रीमेंट फुली ऑपरेशनल होगा और ऑपरेशनल होने के बाद ये कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, स्टेक होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट के पाकिस्तान को प्रॉफिट होगा, जो कि पाकिस्तान के फ़ायदे में है। तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर जो कि इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी कहाँ यूज़ करेगी, इसका आंसर वीडियो के थोड़ी देर बाद ही मिल जाएगा आपको, जब हम ये कंपनी की आगे की मज़ीद डिटेल देखेंगे। तो ये इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, मतलब ये इनके जो कंपनीज हैं ये इस्लामाबाद में, नारोवाल में, लैब में, हेड क्वार्टर जो है, आगे इसी तरह ये हब में ये जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर की हाइलाइट्स पर आ जाते हैं कंपनी की कैपेसिटी बेसिकली 3581 मेगावाट है और इसका जो रेवेन्यू है कंपनी का 131 बिलियन का है, जो कि इन पे क्या है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 75 बिलियन रहा। हम आगे चलते हैं और बाकी इस कंपनी की डिटेल को देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी के पास हिस्ट्री आ जाती है, तो जिसमें कंपनी ने अपनी डिटेल बताई है। तो ये 2024 में जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थ्रू HPHL, जो कि आगे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये कंपनी का अगर स्वोट एनालिसिस करें तो कंपनी की बेसिकली इसने अपनी स्ट्रेंथ्स भी बताई हुई है, वीकनेसेस भी बताई हुई हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंथ्स वगैरह को देखने के बजाय हम लोग वीकनेसेस पर आते हैं। तो पावर जनरेशन जो पोर्टफोलियो है वो सेकंड टूवर्ड्स एक्सपेंसिव फ्यूल। अगर जब फ्यूल एक्सपेंसिव हो जाता है तो कंपनी की ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि कंपनी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज करना पड़ती है, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत मेजर वीकनेस है इस कंपनी की। बल्कि ऑल जो एनर्जी सेक्टर की कंपनीज हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, उनकी जो कि फ्यूल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है। इसी तरह ही जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वीकनेस के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो कंपनी की अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनी के थ्रेट्स हैं। तो कंपनी के जो थ्रेट्स हैं बेसिकली वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग एंड ओवरड्यू अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द पावर परचेजर्स एंड गवर्नमेंट्स इंस्टेबिलिटी टू रिजॉल्व सर्कुलर डेट इशू। तो ये कंपनी को जो मेन थ्रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से और पावर परचेजर्स की तरफ से पेमेंट का इशू है। तो ये थ्रेट सिर्फ कंपनी को नहीं, हर कंपनी को होता है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर की हो चाहे किसी और सेक्टर की। और इनको थ्रेट्स है रुपी डिवैल्यूएशन पर भी और वोलेटाइल एक्सचेंज रेट्स पर भी। और जो तीसरा थ्रेट है वो है जी इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर है। और इसी तरह यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो कि अफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की प्लानिंग को, कि जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इससे पॉलिटिकली जो न्यू गवर्नमेंट आती है उससे भी ये जो कंपनी है इसको थ्रेट्स हैं, ये कंपनी बहुत ज़्यादा हिट हो सकती है। तो अब यहाँ पर ये चेयरमैन्स रिव्यू को देख लेते हैं जो कि होता ही स्टेक होल्डर्स के लिए है। तो यहाँ पर डियर स्टेक होल्डर्स, इट इज़ माई प्लेजर टू प्रेजेंट टू यू एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ हबको फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो 2024 का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसमें बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट, जो कि हमारी अचीवमेंट सबसे बड़ी है ऑफ द ईयर इस साल की, जो कि है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। मतलब कि BYD के साथ जो पार्टनरशिप हुई है ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस साल की, जो कि एक ग्लोबल लीडर है एनर्जी व्हीकल्स के तौर पर। तो इनके डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट के थ्रू ये कंपनी जो है इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है BYD's कटिंग एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू पाकिस्तान मार्केट। तो पाकिस्तान की मार्केट में जब ये BYD आएंगी तो जो हाल टेस्ला का अमेरिका में हुआ था, हो सकता है कि पाकिस्तान में बाकी व्हीकल की कंपनीज का वही हाल हो। और इवन के वो तो टेस्ला थी, यहाँ पर तो टेस्ला जैसी कोई कंपनी है ही नहीं। तो अगर BYD यहाँ पर आ गई तो दूसरी कंपनीज बहुत ज्यादा हिट होंगी। तो ये बताते हैं कि दिस मूव नॉट ओनली एक्सपेंड्स ओवर पोर्टफोलियो, कि ये सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो को ही बढ़ाएगा नहीं, बट आल्सो पोजीशंस हब को एज अ की प्लेयर, बल्कि हब को एक ऐसा की प्लेयर के तौर पर पोजीशन देगी जो कि एनर्जी व्हीकल सेक्टर्स के तौर पर पाकिस्तान में मेगा मोटर्स प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के नाम से ऑपरेट करने लगी है। तो होप सो आपका जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं, जो कि इन्होंने 6 ईयर्स की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी है। तो यहाँ पर अगर टर्नओवर 2019 से लेकर 2024 तक का देखें, जो कि इंक्रीज डिक्रीज के साथ मेंटेन रहा, यहाँ पर 2024 का जो टर्नओवर रहा वो 41,534 मिलियन रुपीस रहा। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कंपनी के हर साल के अकॉर्डिंग रहे। तो यहाँ पर हम जो मेन चीज़ है यहाँ पर आते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर पर। तो ये 2019 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 8,000 मिलियंस, जो कि 2020 में इंक्रीज हुआ, 2021 में भी इंक्रीज हुआ, 22 में थोड़ा सा माइनस सा डिक्रीज आया, लेकिन 23 में इंक्रीज होकर 24 में अगेन इंक्रीज हुआ।
मतलब कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कंपनी का 2024 का पिछले 6 सालों से ही ज़्यादा है। तो अर्निंग पर शेयर को अगर देखें जो कि बेसिक और डाइल्यूटेड बेसिस पर है, तो यहाँ पर 2019 से लेकर 2024 तक की जो अर्निंग पर शेयर है वो 6 से बढ़कर 26 तक आ गई, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हम बाकी दूसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं जो कि 6 ईयर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। तो इस स्टेटमेंट में बेसिकली जो हमने देखना होता है, हम सबसे पहले कंपनी के एसेट्स को देखते हैं। तो कंपनी के जो फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, वो कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को हम अगर देखें तो कंपनी के ये बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। 2019 से कंपनी के कम होते होते 2024 में बहुत ज़्यादा ही कम हुए, जो कि 13,000 मिलियन से 4,000 मिलियन तक आ गए। तो अब चूंकि आपको यहाँ पर पता है कि कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो भी खत्म हो चुका है, तो कंपनी के जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, मतलब कि कंपनी इसको एक्सपैंड नहीं करेगी, कोई भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नहीं लाएगी। तो कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर देख लें तो कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, जो कि 2023 की निस्बत माइनस ही इंक्रीज है, लेकिन 2019 की निस्बत अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन टू सब्सिडी जो कंपनी ने 2024 में कोई नहीं दिया था, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कंपनी के 14 है, जो कि पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर टोटल नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली देखें तो कंपनी के 2019 में 62,000 मिलियंस थे, जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 68,000 मिलियंस थे। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन करंट एसेट्स ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट लाजमी है। तो यहाँ पर देखें तो ये नॉन करंट एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से इंक्रीज नहीं हुए। अब अगर करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में बेसिकली हम ओवरऑल जो देख लेते हैं, 2019 में कंपनी का 91,000 मिलियंस जो थे करंट एसेट्स है, 2020 में और 2021 में इंक्रीज हो गए, और 2022 में डिक्रीज एंड 2023 में और ज्यादा डिक्रीज, लेकिन 2024 में वही करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो अगर टोटल एसेट्स की हम बात करें तो टोटल एसेट्स कंपनी के पिछले 6 सालों से ऑलमोस्ट सेम ही चले आ रहे हैं, बस माइनस सा इंक्रीज आया है। तो अब जिस तरह एसेट्स पर माइनस सा इंक्रीज है, तो हम देख लेते हैं लायबिलिटीज पर। लायबिलिटीज पर भी इसी तरह इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज कंपनी के पिछले 6 सालों से बहुत ज्यादा थी। 2019 में 21,000 मिलियन थी, जो कि 2024 में जस्ट 9,000 मिलियन रुपीस रह गई। तो मतलब ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज बहुत कम है, वो भी नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज की ओवरऑल की बात करें तो ये भी कंपनी की डिक्रीज हुई हैं। तो ओवरऑल की बात करें अगर हम, तो 150 लाख मिलियन रुपीस जो कंपनी के 2019 के जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज थी, जो कि इसमें माइनस सा इंक्रीज आया, जो कि 1,57,000 मिलियन रुपीस तक थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी के 2023 में और 24 में क्या रिजल्ट्स थे। तो 2023 और 24 में जो कंपनी के नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थे, वो कंपनी के बहुत ज्यादा इंक्रीज थे, जो कि 2024 में तकरीबन 50% डिक्रीज हो गए। तो ये कंपनी के डिक्रीज ही इसी वजह से हुए कि कंपनी के जो एग्रीमेंट्स है और कंपनी के जो सेल्स वगैरह वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो कम हो गई। तो अब अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखें तो ये कंपनी की इंक्रीज हुई हैं। तो एक कंपनी के अगर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखें कंपनी की 2023 में, जो कि 8 से बढ़कर तकरीबन ऑलमोस्ट 120 to 130% इंक्रीज है कंपनी का 2023 की निस्बत। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ने कंपनी ने आउट क्लास परफॉर्म किया है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इतना ज्यादा डिक्रीज, उसकी रीजन तो आप सबको मालूम है। तो नेक्स्ट आ जाता है कैश फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये फाइनेंसिंग मतलब के सारे एक्सपेंसेस ही हैं। तो ये कंपनी के एक्सपेंसेस एज यूजुअल, मतलब 2023 में जो एक्सपेंसेस आए थे उससे कंपनी के जो एक्सपेंसेस है इस साल 2024 में वो थोड़े डिक्रीज ही गए। तो यहाँ पर अगर हम नेट कैश देख लें तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें कंपनी का, 2023 में कंपनी को जो कैश मिला था वो 20 अरब था। तो 2023 के क्लोजिंग में जो अमाउंट छोड़ी वो 19 अरब की थी, और 19 अरब जो 2024 की स्टार्टिंग अमाउंट थी वही 2024 के एंडिंग में 18 अरब तक रही। मतलब कि थोड़े से ही डिक्रीज के साथ इतना कैश कंपनी को 2025 के लिए रिसीव हो चुका है। तो अब 2025 में कंपनी की क्या परफॉर्मेंस होगी ये अभी मजीद डिटेल जानने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली BYD के साथ काम स्टार्ट हुआ 3 अप्रैल 2024 को, जब ये न्यूज आई न्यू एनर्जी व्हीकल्स BYD अनाउंसेस पार्टनरशिप विद द मेगा कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब कि 3 अप्रैल 2024 को फर्स्ट अनाउंसमेंट आई BYD की पार्टनरशिप की विद मेगा मोटर्स। तो ये वर्ल्ड्स लीडिंग न्यू एनर्जी व्हीकल मैन्युफैक्चरर BYD, जो कि जिसने अनाउंस किया है चाइना की कंपनी ने कोलैबोरेशन विद इट्स लोकल पार्टनर मेगा मोटर्स कॉन्ग्लोमेरेट प्राइवेट लिमिटेड टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव न्यू एनर्जी व्हीकल सॉल्यूशंस इन पाकिस्तान। तो ये 3 अप्रैल 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया था पार्टनरशिप का।
तो ये पार्टनरशिप आगे कितनी गई तो ये भी हम देखेंगे, उसके आगे कितने स्टेप्स उसके लिए उठाए गए। तो ये उसी न्यूज़ में ये मेंशन है कि BYD नोन फॉर इट्स पायनियरिंग वर्क इन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, मतलब कि ये BYD अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के काम में इतनी ज़्यादा बड़ी और अहम हो गई है जो कि एक मेन कंपटीटर के तौर पर सामने आई, और उसने टेस्ला से ज़्यादा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मैन्युफैक्चर भी की और सेल भी की। तो मतलब कि ये टेस्ला से अबव रही 2023 में। 2023 की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड बिगेस्ट सेलर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो थी वो थी BYD, नॉट टेस्ला। तो उस न्यूज़ के ठीक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद एक और न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट करने लग गई जो कि BYD की तरफ से थी। अब वो न्यूज़ थी चाइनीज ज्ञान BYD पार्टनर्स विद हबको सब्सिडी टू इंट्रोड्यूस EVs इन पाकिस्तान। बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ में सिर्फ कंपनी ने अभी अनाउंस किया था कि ये कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप में आ गई है। तो अब इन्होंने BYD के साथ पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई और इन्होंने अब प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना, अब इनके दरमियान एग्रीमेंट्स भी हो गए। तो इस न्यूज़ के लेकर बेसिकली जो 21 जून 2024 को आई थी, तो मेगा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि हबको की एक सब्सिडरी है वो एंटर हो रही है एक न्यू लाइन ऑफ बिजनेस में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थी। अब ये विद BYD एंटर हो रही है जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग एनर्जी व्हीकल मैन्युफैक्चरर थी। तो इस दूसरी न्यूज़ के बाद जो एग्रीमेंट है वो आगे चल रहा है जो कि अभी एंड नहीं हुआ। तो उस एग्रीमेंट साइन होने के ठीक तकरीबन 4 मंथ्स बाद ये एक और स्टेप आगे बढ़ने लगे जो कि 17 अक्टूबर 2024 की न्यूज आई, और इस न्यूज को ऑलमोस्ट तमाम चैनल्स ने व्यू किया। तो हर चैनल ने इसे अपने अपने वर्ड्स में कोट किया। प्रॉफिट्स के अपने वर्ड्स थे, तो डाउन के भी अपने अल्फाज थे, और इसी तरह बिजनेस रिकॉर्डर और इसी तरह मैटीज के सबके अलग अलग वर्ड्स थे। तो ये 17 अक्टूबर की न्यूज यही थी कि पार्टनरशिप जो है वो सिक्योर हो गई है BYD के साथ मेगा मोटर्स की। तो मतलब कि पाकिस्तान में EVs आने वाली हैं जो कि पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत ज्यादा अहम होगी, जो कि एक रेवोल्यूशन का किरदार अदा करेगी। तो 17 अक्टूबर की न्यूज के बाद एक और न्यूज आ गई 25 अक्टूबर को कि BYD बुकिंग्स ओपन। मतलब अब यहाँ से साफ जाहिर है कि अब तो जो BYD के साथ एग्रीमेंट है मेगा मोटर्स का वो फुली ऑपरेशनल होने जा रहा है। तो BYD की बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गई, उन्होंने अपनी प्राइस भी लॉन्च कर दी कि पाकिस्तान में मॉडल्स भी बता दी कि पाकिस्तान में कौन कौन से मॉडल्स आएंगे और उनकी कौन कौन सी प्राइसेस होंगी। तो 25 अक्टूबर से इस BYD की कार्स की जो बुकिंग्स है वो भी ओपन हो गई, जो कि एक ऑटो शो हुआ था पाकिस्तान में पंजाब के कैपिटल लाहौर में। तो इसमें उन्होंने बुकिंग्स की ओपनिंग का अनाउंस किया जो कि इनकी ऑटो 3 एंड सील मॉडल्स वगैरह को मार्केट में लॉन्च करने का सोचा इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट में। तो ले जी, चूंकि वो एग्रीमेंट पाया तकमील तक जा रहा था, तो अब यहाँ पर एक और स्टेप, एक और माइलस्टोन हबको ने अचीव कर लिया। मतलब कि हबको टू इंस्टॉल EV चार्जिंग स्टेशंस ऑन मोटरवेज, हाईवेज एंड मेजर सिटीज के जो हबको है वो EV चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करने जा रहा है मोटरवेज पर, हाईवेज पर, मेजर सिटीज में। मतलब कि जो लोगों की ने बुकिंग्स की थी वो बुकिंग्स होने के बाद अब जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अब BYD की पाकिस्तान में आने वाली हैं, और उन कार्स के आने तक ये कंपनी जो है हबको EV चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल करेगी ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी, कोई टेंशन ना बने। तो ये 31 अक्टूबर की न्यूज़। तो ये अप्रैल से चलता हुआ एग्रीमेंट 31 अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल होता नजर आ रहा है। तो अब बात आ गई यहाँ EV चार्जिंग सिस्टम्स की, जिसको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ने कोट किया। तो इसी न्यूज़ को बिजनेस रिकॉर्डर ने भी अपने अल्फाज में कोट किया कि इंस्टॉलिंग EV चार्जिंग नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान, जो कि हबको इंस्टॉल कर रही है, 31 अक्टूबर की न्यूज़ थी। और यहाँ पर जो आपका एक कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। मतलब कि जो हबको अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो में, तो देख लें, जो कि EV चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम ऑल ओवर द पाकिस्तान इंस्टॉल होने जा रहा है। तो हबको जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी इन जो EV चार्जिंग नेटवर्क्स हैं इनमें सप्लाई करेगा। मतलब कि हबको की इलेक्ट्रिसिटी भी अपनी होगी, हबको के इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है चार्जिंग के वो भी अपने होंगे, और हबको की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी अपनी होंगी। तो हबको कहाँ तक जा सकती है ये अब आप इस न्यूज़ से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये BYD के साथ हबको का मेगा मोटर्स के थ्रू जो एग्रीमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशनल होता नजर आ रहा है। तो जैसे कि बुकिंग्स भी हो गई, EV चार्जिंग नेटवर्क भी इंस्टॉल होने जा रहा है, तो मतलब कि BYD का पाकिस्तान में एंटर होना पक्का है। तो अगर ये BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में आ जाती हैं तो BYD का, चूंकि टेस्ला को BYD को कम्पीट कर नहीं पाई, तो कहाँ टेस्ला और कहाँ पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर। तो पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर तो BYD के सामने टिक ही नहीं पाएगा। तो अब देखिए ये बात आगे कहाँ तक जाती है। तो ये थे आपको के कंप्लीट एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसे लगे अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। और इस स्टॉक को आप कब तक बाय करना चाहते हैं, अगर मेरी राय है तो मैं बेसिकली आपको स्टॉक का कहूँगा कि अभी स्टॉक काफ़ी लो है, तो अभी थोड़ा सा वेट करके जैसे ही EV चार्जिंग नेटवर्क इंस्टॉल होता है कंपनी का, और जैसे ही अगेन न्यूज़ आती है, तो आप इस चैनल के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपडेट रहिएगा। तो जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। तो जैसे ही कोई अगेन इम्प्रूवमेंट की न्यूज़ आती है मेगा मोटर्स की BYD के साथ,
तो हबको के लिए चूंकि गुड न्यूज़ है तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी, तो आप उसके थ्रू फिर अपने स्टॉक्स की बाइंग कर सकते हैं। अगर आप अभी भी बाइंग करें तो ये भी बहुत अच्छा है, अगर लेट करेंगे तो हो सकता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाए। तो बाइंग टोटली आप पर डिपेंड है, ये जस्ट मेरी सजेशन है कि आप कब और कैसे बाय करें। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स एंड ऑल एक्टिविटीज़, इसी तरह कंपनीज के एनालिसिस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस एनालिसिस की वीडियो को दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें।